हेलो एवरीवन, मैं हूं रिंकू चौधरी और रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अगर आप चैनल पे नए हो तो रेड बटन को प्रेस करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में क्या बताया? सबसे पहले मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी 1872 ईस्वी में दी थी। उसमें उन्होंने बताया कि जो परमाणु द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुणधर्म हैं उनमें समानता के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया जाए। मेंडलीफ ने अपना यह कार्य आवर्त सारणी बनाने का कार्य सबसे पहले आरंभ किया। उस टाइम आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व ही ज्ञात थे। तो उन्होंने उन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान तथा उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया और उन्हें व्यवस्थित किया। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 वर्ग थे सबसे पहले। फिर उन अब आगे अपन पढ़ेंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ क्या थे। क्योंकि लाभ थे कि तत्वों का अध्ययन सरल हो गया। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जो अज्ञात तत्व थे उनकी जगह खाली स्थान छोड़ दिया, जिससे तत्वों का अध्ययन सरल हो गया और आगे आने वाले तत्वों की खोज में लोग जुट गए। और इसकी कमियां भी थी कुछ मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। कमियां थी कि हाइड्रोजन को कोई स्थान नहीं मिला मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, ना ही समस्थानिक को कोई स्थान मिल पाया। अक्रिय गैसों की उस टाइम पे खोज ही नहीं हुई थी, तो इसलिए उनको भी स्थान नहीं मिला। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्वों को अपना फिक्स स्थान नहीं मिला मेंडलीफ आवर्त सारणी में। ये सभी उसकी कमियां थी। तो चलो अब पढ़ते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या थी और किस प्रकार उसने व्यवस्थित किया। तो हेडिंग लगाओ मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। सबसे पहले लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी 1872 ईस्वी में दी थी। सबसे पहले कुछ टर्म्स लिख लो मेंडलीफ के बारे में, कुछ मुख्य बिंदु, उसके बाद इसकी आवर्त सारणी बनाएंगे, फिर उसका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो यह है मेंडलीफ ने 1872 ईस्वी में आवर्त सारणी पे कार्य करना शुरू किया। और उस टाइम 1872 ईस्वी में जब इन्होंने कार्य करना आरंभ किया तब आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व ही ज्ञात थे। आवर्त सारणी दी या बनाई। मेंडलीफ ने 1872 ईस्वी में अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की। इस प्रकार लिख सकते हो। मेंडलीफ ने 1872 ईस्वी में अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की। और इस टाइम क्या था? इस टाइम आवर्त सारणी में 63 तत्व ही ज्ञात थे। इस समय आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व ही ज्ञात थे। कुल 63 तत्व ही ज्ञात थे, उसके बाद के तत्व ज्ञात नहीं थे। और दूसरा अगला इन्होंने क्या बताया? इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। अगला पॉइंट लिखो, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, जो मूल रूप से प्रकृति में जिस
मूल गुणधर्मों के साथ में पाए जाते हैं मूल गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म। परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलिफ ने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। जिन जिन तत्वों के मूल गुण परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म समान थे उनको एक साथ व्यवस्थित किया। आगे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। इन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों के आधार पर संबंधों का अध्ययन किया। इन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि मेंडलिफ की आवर्त सारणी में 7 36 पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा गया तथा 8 ऊर्ध्वाधर पीरियड्स या ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहा गया ये विद्यमान थे। तो अगली लाइन में लिखो, मेंडलिफ की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज आवर्त या 7 आवर्त में 8 वर्ग थे। ये था मेंडलिफ की आवर्त सारणी के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स। देखो वापस से अध्ययन करते हैं स्टार्टिंग से कि मेंडलिफ ने 1872 ईस्वी में अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की। कौन सी ईस्वी में? 1872 ईस्वी में। उस समय आवर्त सारणी में लिखा यहाँ, आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व ही ज्ञात थे। इसलिए मिस्टेक यहाँ सारणी लिख लेना। उस समय आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व ही ज्ञात थे। उसके 63 तत्वों के अलावा जो तत्व थे वो मेंडलिफ की आवर्त सारणी के बाद में जो आधुनिक आवर्त सारणी अर्थात मोजले की जो आवर्त सारणी आई उस टाइम पे दिए गए थे बाकी तत्व। तो मेंडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के रूप में व्यवस्थित किया। ये तीनों जिसके समान थे उनका अध्ययन किया मेंडलिफ ने आवर्त सारणी मूल गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित की। इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान एवं भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान के जो बीच में संबंध थे उनका अध्ययन किया इन्होंने। और मेंडलिफ की आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त हैं और 8 वर्ग हैं। ये तो होते हैं आवर्त और ये है वर्ग। तो ये 8 हैं ऊपर से और ये 7 हैं आवर्त। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में अपन पढ़ते हैं कि मेंडलिफ की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 वर्ग में कौन कौन से तत्व थे और वो किस प्रकार हैं। तो ये पढ़ेंगे आप ये।
मेंडलिफ की आवर्त सारणी हेडिंग लगी हुई है, उसी में लिखो क्या, सॉरी बनाओ आगे टेबल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट। ये 8 तो थे वर्ग जो ऊपर से नीचे की ओर हैं, ऊपर से नीचे की ओर ये तो है 8 वर्ग, और आवर्त है इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हैं आवर्त। ये इस प्रकार है, ये है आवर्त। अब सबसे पहला जो आवर्त या वर्ग था, इसमें किस प्रकार तत्वों को रखा मेंडलिफ ने रखा इस प्रकार तत्वों को रखा। फिर कुछ तत्वों का क्या किया मेंडलिफ ने, जैसे ये नीचे वाले जो तीनों तत्व हैं इनके साथ में हाफ हाफ पोटेशियम को ऊपर रख दिया, इसके नीचे डिवाइड करके इसके साथ में जो गुणधर्म समान थे उसको वापस इसी में रखा। इसी प्रकार रुबेडियम के नीचे क्या रखा उन्होंने, रुबेडियम के नीचे रखा सिल्वर चांदी को, और इसके नीचे रखा उन्होंने सोने को सीजियम के नीचे। इस प्रकार दो दो पार्ट में डिवाइड किया। चलो आवर्त सारणी बनाओ। यहाँ पे छोटा है, है इस प्रकार दो हिस्से किए एक एक आवर्त के। इस प्रकार तत्वों को रखा इन्होंने। पहला जो वर्ग था उसमें इस प्रकार तत्वों को रखा। ये 7वां वर्ग है, ये खाली छोड़ दिया क्योंकि इसमें उस टाइम पे कोई तत्व की खोज नहीं हुई थी, बाद में आने वाले तत्व को इसमें लिखा गया। अगले में देखो सेकंड वर्ग में फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ये सारे के सारे वर्ग हो गए। और जो 36 पंक्तियां हैं वो आवर्त को दर्शाती हैं। ये आवर्त है। ये है आवर्त, मेंडलिफ की आवर्त सारणी के आवर्त। ये वाला, ये पहला वर्ग हो गया, ये कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे वर्ग में क्या लिखा इन्होंने, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये तत्व इन्होंने दूसरे वर्ग में सॉरी। इसके बाद इसके साथ साथ में कुछ अन्य तत्वों को ऐड किया, जैसे कैल्शियम के साथ में, स्ट्रोंशियम के साथ में और बेरियम के साथ में। एक ही आवर्त में और एक ही वर्ग में दो दो तत्वों को एक साथ रखा क्योंकि इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म एक दूसरे से मिलते जुलते थे। यहाँ पे रख दिया जिंक को, स्ट्रोंशियम के साथ में रखा कैडमियम को, बेरियम के साथ रखा Hg को, मरकरी पारा, इन सबको इनके साथ में रख दिया। आगे वाले में इन्होंने क्या लिखा, थर्ड में बोरोन वाला आवर्त था, बोरोन, एल्यूमिनियम। आगे यहाँ पे तत्व ज्ञात नहीं था इसलिए इसको खाली छोड़ दिया गया। इसको मैं रेड से निरूपित कर देती हूँ कि ये बॉक्स खाली था। मेंडलिफ की आवर्त सारणी में ये खाली स्थान था। बाद में इस तत्व की खोज हुई है, उस टाइम पे इस तत्व की खोज नहीं हुई थी। यहाँ पे था यूट्रियम, यहाँ था लिग्नाइट तत्व। अब इनके साथ में एक एक तत्व को और रखा गया, इंडियम और टेलुरियम।
रखे गए। ये खाली जगह है जो रेड से निरूपित किया गया है, ये ब्लैंक था, खाली था। आगे वाले में कार्बन, सिलिकॉन, उसके बाद टाइटेनियम और न्यूट्रियम के साथ वाले में जिरकोनियम, एसन, पीबी। जिरकोनियम के साथ में एसन था और उससे नीचे वाले में पीबी, उसके बाद हेलियम। ये सभी तत्व इसमें थे। समान गुणधर्म वाले एक साथ, असमान वाले अलग अलग, ये थे। इससे आगे वाले में फिफ्थ वर्ग में कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। और मैंडेलिफ की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को जगह नहीं दी गई थी, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। एट में ऊपर वाला खाली रहेगा। फिर नाना पाटीदार, शर्मा सिलेगी, फिर कल। फिर पीछे आपको आवर्त सारणी याद करने के नियम बताए थे, सेम उसी में से मिलते जुलते तत्व थे जिनकी खोज पहले हो चुकी थी। उसके बाद था वेनेडियम, वेनेडियम के साथ में आर्सेनिक की खोज हुई है। वेनेडियम और आर्सेनिक दोनों को एक ही तत्व में रखा गया, जिस प्रकार यहाँ लिखा गया है सेम इसी प्रकार उतारोगे आप। आगे है नियोबियम और एसबी, एनबी और एसबी दोनों सेम थे, दोनों के रासायनिक गुणधर्म दोनों के समान थे। टेलुरियम और इसमें ये सभी, इन सबको एक साथ रखा गया है। ये नीचे वाले बॉक्स खाली थे, उस टाइम इन तत्वों की खोज नहीं हुई थी। आगे कौन सा था, क्रोमियम और सेलेनियम। ऑक्सीजन वाले में ऑक्सीजन, सल्फर, क्रोमियम, सेलेनियम, इन सबको रखा गया। मोलिब्डेनम, टेक्सीनियम और टंगस्टन भी इसी में आता है, टंगस्टन और यूरेनियम। इन सब तत्वों को एक साथ रखा गया है। आगे था फ्लोरीन, क्लोरीन, मैग्नीज, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सभी इस वर्ग में आते हैं। बाकी के दो, नीचे के दो जगह खाली थी, इनकी उस टाइम तक खोज नहीं हुई थी। आगे था आयरन, रुबेडियम, ओस्मियम। आयरन, रुबेडियम, ओस्मियम, ये तत्व है लास्ट वाले में। इसके बाद आगे कुछ और तत्व बच गए थे जो आवर्त और वर्ग में अलग थे, जिनको आवर्त सारणी से बाहर रखा मैंडेलिफ ने। ये थे क्रोम, कोबाल्ट, निकल, रोडियम, प्लेडियम और प्लेटिनम। यहाँ पे कोबाल्ट, निकल, ये दो तत्वों को ऊपर वालों में, और रोडियम, प्लेडियम, इन दो को नीचे वाले में। ओस्मियम के सामने दो तत्व और लिखे उन्होंने, एरियम और प्लेटिनम। ये थी मैंडेलिफ की आवर्त सारणी। इसमें कुल 63 तत्व हो गए, क्या आप काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। कुल 63 तत्व थे। 3 तत्व बाकी और थे जिनको इन्होंने आवर्त सारणी में जगह नहीं दी। ये थी मैंडेलिफ की आवर्त सारणी। जल्दी लिखो फटाफट, जिसने नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक का चुनाव। मैंडेलिफ ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक बनते हैं उसका चुनाव किस प्रकार किया, या कौन कौन से यौगिक बनते हैं, अब हम इन दोनों को पढ़ेंगे।
कि मैक्स ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो भी यौगिक बनते हैं उनके चुनाव अपन किस प्रकार करेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड में आगे हेडिंग लगाओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बनने वाले यौगिकों का चुनाव। लिखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बनने वाले यौगिकों का चुनाव। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के साथ बनने वाले यौगिकों का चुनाव। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो यौगिक बनते हैं उनका चुनाव करना है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय तथा अधिकांश तत्वों में के साथ यौगिक बनाते हैं। अधिकतर तत्व आवर्त सारणी में ऐसे हैं जिनके साथ ही यौगिक बनाते हैं और सबसे ज्यादा सक्रिय भी हैं, इसलिए इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चुनाव किया। और तत्व से बनने वाले जो हाइड्राइड और ऑक्साइड हैं उनके सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण में भी सहायता मिली। तत्वों के वर्गीकरण में इन सूत्रों को आसानी से देखा जा सकता है, अर्थात उनके मूलभूत गुणधर्म भी समान माने जाते हैं। तो इसमें लिखना शुरू करो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बनने वाले यौगिकों का चुनाव किस लिए किया। तो उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय होते हैं। लिखो फर्स्ट लाइन, उन्होंने हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का चुनाव इसलिए किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय होते हैं बहुत जल्दी अभिक्रिया कर देते हैं। और साथ में इनके साथ इन तत्वों से जो बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड हैं उनके सूत्र को तत्वों में वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया तथा अधिकांश तत्वों के हाइड्राइड व ऑक्साइड हाइड्राइड और ऑक्साइड क्या होते हैं, तत्वों के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा और जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। तो तत्वों से बनने वाले अधिकांश तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड व ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। क्या बताया मेंडलिफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो यौगिक कंपाउंड जो बनते हैं उनका चुनाव किया। तो उन्होंने अपनी पूरी आवर्त सारणी में 63 तत्वों में से इन 2 ही तत्वों का चुनाव क्यों किया? क्योंकि ये दोनों तत्व बहुत ज्यादा सक्रिय थे, बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते थे और इन जो तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड थे, मतलब ये जो तत्व जिन भी तत्वों के साथ
अभिक्रिया करते थे, तो हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा, और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। तो हाइड्राइड और ऑक्साइड सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। इनसे जो हाइड्राइड और ऑक्साइड बने, उनसे तत्वों के मूलभूत गुणधर्म सामने आए और उनको तत्वों में वर्गीकरण करने की पद्धति में सबसे आसान माना गया। आगे क्या था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अवलोकन, कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी का अवलोकन किस प्रकार किया। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अवलोकन में आप लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग लगाओ, फिर उसमें लिखो कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था। सिर्फ 3 तत्व ऐसे थे, वो लास्ट में 2 जो लिखे वो 2 लाइनों में 6 तत्व है, और 3 और, ये 9 तत्व थे, ये इनको स्थान नहीं मिला, बाकी अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था। तो यहाँ हेडिंग लगाओ कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अवलोकन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अवलोकन। आवर्त सारणी का अवलोकन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अवलोकन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, अवलोकन होता है निरीक्षण। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में क्या बताया और क्या नहीं बताया। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था, जबकि कुछ तत्वों को नहीं मिल पाया। अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था, स्थान मिल गया था। अधिकांश को मिल गया था, कुछ को नहीं मिला। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये था। फिर सेकंड नंबर पे क्या था, अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। सेकंड पॉइंट था अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इन तत्वों को व्यवस्थित किया गया, या ये तत्व व्यवस्थित हो गए। व्यवस्थित किया गया। आगे थर्ड पॉइंट क्या था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, थर्ड पॉइंट था यह भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते थे। समान भौतिक गुणधर्म वाले तत्व क्या करते थे, एक निश्चित अंतराल के बाद या 2006 तत्वों के बाद फिर से आ जाते थे। थर्ड पॉइंट लिखो ऊपर से हटा के। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अवलोकन ही हेडिंग चल रही है, उसी में थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे अपन। थर्ड पॉइंट लिखना है। थर्ड पॉइंट में मेंडलीफ ने क्या बताया, मेंडलीफ ने यह देखा कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले जो विभिन्न तत्व हैं वो एक निश्चित अंतराल के बाद वापस आ रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि समान भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व, समान भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित समय अंतराल के बाद फिर से आ रहे हैं, फिर से आ जाते हैं।
आ जाते हैं। क्या था मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अवलोकन में कि उन्होंने क्या देखा तीसरे पॉइंट में कि जो समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व थे वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद वापस से आ रहे थे। आगे है मेंडलीफ का आवर्त नियम या आवर्त सिद्धांत। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या कहता है, देखो मेंडलीफ का आवर्त नियम या सिद्धांत, नियम या सिद्धांत, जिस प्रकार कमियां और सीमाएं एक ही चीज है उस प्रकार नियम और सिद्धांत भी एक ही चीज है। तो मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है वो क्या कहता है, तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ का आवर्त नियम सिर्फ एक ही बात बताता है, एक ही निष्कर्ष निकालता है कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है। चलो नोट करो कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी में तत्वों के, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ये बताया मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी के नियम में, आवर्त नियम कि जो आवर्त सारणी के तत्व हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। जो तत्वों के भौतिक गुण हैं और रासायनिक गुण हैं वे परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने की टर्म है। मेंडलीफ का आवर्त नियम बहुत बार पूछा जाता है। आगे अपन पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, अर्थात मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या थी, अच्छाइयां क्या थी, वो चीज। तो हेडिंग लगाओ मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसकी उपलब्धियां कौन कौन सी हैं वो बतानी है। तो क्या क्या थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। सबसे पहली उपलब्धि तो ये थी कि सभी तत्वों का वर्गीकरण संभव हो पाया। सभी तत्वों को अलग अलग भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में वर्गीकृत किया गया। सेकंड थी कि उन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों को द्रव्यमान को अपना आधार बनाया, ना कि तत्वों के परमाणु क्रमांक को। परमाणु क्रमांक को उनका आधार नहीं बनाया बल्कि परमाणु द्रव्यमान को उनका आधार बनाया है मेंडलीफ ने। थर्ड पॉइंट था कि उन्होंने आवर्त सारणी में नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया, जिससे बाद में खोज लिया गया। पहले रिक्त स्थान छोड़ दिया तो उसी टाइम उनकी खोज में लोग जुट गए, जिससे आगे तत्वों का अध्ययन भी इजी हो गया। आगे क्या था कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्व ज्ञात नहीं थे, उनके लिए भी रिक्त स्थान छोड़ा तथा बाद में उन तत्वों को खोजा भी गया और उनका नाम
उसी समूह में जो उससे पहले आने वाले तत्व हैं उनके एक का उपसर्ग लगा के किया गया। जैसे एल्यूमिनियम के बाद जो तत्व आता है उसको एक का एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के बाद आता है उसको एक का सिलिकॉन, बोरोन के बाद आता है उसको एक का बोरोन, ये नाम दिए गए। और अकेले गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही उन्हें नए समूह में रख दिया गया। पीछे जो आवर्त सारणी में जहां तत्वों को स्थान मिल गया था उनसे अलग अकेले गैसों को रखा गया मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। तो नोट डाउन करो एक एक करके। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां हेडिंग लगाओ। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो कि सभी तत्वों का वर्गीकरण संभव हो सका। सभी तत्वों का वर्गीकरण संभव हो सका। संभव हो सका। सेकंड पॉइंट क्या था इसकी उपलब्धि में कि उन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों के द्रव्यमान को अपना आधार बनाया। सेकंड पॉइंट था उन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था कि उन्होंने आवर्त सारणी में नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा जिसे बाद में खोज लिया गया। उन्होंने इस आवर्त सारणी में नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा जिन्हें बाद में खोज लिया गया। पहले नहीं खोजा गया था, पहले उनके रिक्त स्थान छोड़ दिए गए, बाद में उनको खोज लिया गया। आगे फोर्थ पॉइंट क्या था? हाँ, ये जो बाद में तत्व खोजे गए इनका नाम किस प्रकार दिया उन्होंने? तो ये जो बाद में तत्व खोजे गए इनका नाम इनके पास में आने वाले तत्व के साथ एक का उपसर्ग लगा के किया। तो इसमें क्या लिखोगे? मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्व जो ज्ञात नहीं थे उनके लिए रिक्त स्थान छोड़ा, जिनको बाद में खोजा। उनका नाम उसी समूह में उनसे पहले आने वाले तत्व है, उनका नाम इसी समूह में जिसमें ये नए तत्व आए हैं, इसी समूह में उनका नाम उसी समूह में उनसे पहले आने वाले तत्व कौन से थे? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, बोरोन, ये सभी थे। पहले आने वाले तत्व के नाम से एक का उपसर्ग लगा के किया। तत्व के नाम से पहले एक का उपसर्ग लगा के, पहले मतलब उपसर्ग पहले आता है, पहले हटा भी सकते हो। नाम से एक का उपसर्ग लगा के किया। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगाकर किया। नए जो तत्व थे उनका नामकरण किस प्रकार किया? उसी समूह में उनसे पहले आने वाले तत्व के आगे एक का लगा के। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले तत्व स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम थे। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे बाद में ज्ञात होने वाले तत्व है
बाद में ज्ञात होने वाले तत्व स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम थे। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम थे। जिनका नाम क्या लिखा गया, जिनका नाम, स्कैंडियम किससे पहले आता है, बाद में ज्ञात होने वाला था। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम थे, या फिर जर्मेनियम के गुणधर्म, जर्मेनियम के गुणधर्म भी लिख सकते हो कि इनके गुणधर्म किस किस से मिलते थे, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बोरोन से मिलते थे। इनके गुणधर्म क्रमशः स्कैंडियम के किससे मिलते थे, एल्यूमिनियम से, बोरोन से सॉरी, गैलियम के एल्यूमिनियम से और जर्मेनियम के सिलिकॉन से। तो क्रमशः बोरोन, एल्यूमिनियम तथा लास्ट कौन सा था, बोरोन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से मिलते थे। सिलिकॉन से मिलते थे। तो इनका नाम क्या रखा गया, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। एक का बोरोन, एक का बोरोन किसका नाम था, एक का बोरोन स्कैंडियम का, और गैलियम का, एक का एल्यूमिनियम। ये गैलियम का था। और जर्मेनियम का था एक का सिलिकॉन। ये इसके नाम दिए थे मेंडलिफ ने। मेंडलिफ ने क्या बताया अपनी आवर्त सारणी की उपलब्धियों में कि सभी तत्वों का वर्गीकरण संभव हो चुका मेंडलिफ की आवर्त सारणी में। जब उस टाइम तक जो ज्ञात तत्व थे उनका सबका वर्गीकरण कर दिया, और उन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया, ना कि परमाणु क्रमांक को, बल्कि परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया है। आगे था, उन्होंने इस आवर्त सारणी में नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान भी छोड़ा, जिनकी खोज बाद में होगी, बाद में जिनको खोज दिया गया, और इनका नाम उसी समूह में उससे पहले आने वाले तत्व के आगे एक का उपसर्ग लगा के किया गया। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले तत्व स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम थे। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम थे, जिनके गुणधर्म बोरोन, एल्यूमिनियम तथा सिलिकॉन से मिलते जुलते थे, इसलिए इनका नाम एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन रखा गया। आगे लास्ट पॉइंट है मेंडलिफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियों में फोर्थ पॉइंट, कि जब अक्रिय गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को बिना छेड़े ही इन्होंने नए समूह में रखा, अक्रिय गैसों को नए समूह में रखा। तो फोर्थ पॉइंट और लिखो ऊपर से साफ करके, यहाँ पे लिख लो फोर्थ पॉइंट मेंडलिफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियों में। फोर्थ पॉइंट है कि जब अक्रिय गैसों का पता चला, अक्रिय गैसों का पता चला तो पीछे की व्यवस्था को, पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही, अक्रिय गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें क्या किया गया, एक नए समूह में, पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही एक नए समूह में रखा। समूह या वर्ग में रखा। ये थी मेंडलिफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां जो अपन अब तक पढ़ चुके हैं। आगे अपन क्या पढ़ेंगे, मेंडलिफ की आवर्त सारणी की कमियां।
और जब मेंडलिफ की आवर्त सारणी की कमियां और पढ़ लेंगे तो मेंडलिफ की जो आवर्त सारणी टॉपिक है वो अपना फिनिश हो जाएगा। तो अगली हेडिंग लगाओ, मेंडलिफ की आवर्त सारणी की कमियां लगाओ। लिखो मेंडलिफ की आवर्त सारणी की कमियां। कमियां कौन कौन सी थी, क्या क्या कमी रह गई मेंडलिफ की आवर्त सारणी में। उपलब्धियां हटा के लिखो कमियां। मेंडलिफ की आवर्त सारणी की कमियां। कौन कौन सी कमियां थी मेंडलिफ की आवर्त सारणी में। सबसे पहली कमी थी कि मेंडलिफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को न्याय संगत स्थान नहीं मिला। सबसे पहली कमी थी कि हाइड्रोजन को न्याय संगत स्थान ही नहीं मिला, कोई फिक्स जगह नहीं थी हाइड्रोजन की मेंडलिफ की आवर्त सारणी में। सेकंड था कि इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं छोड़ा गया। जो एक ही तत्व के अलग अलग समस्थानिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, H1, H2, H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, उनके लिए कोई जगह नहीं थी आवर्त सारणी में, ये कमी है। तीसरी कमी थी कि जिनका कम परमाणु द्रव्यमान है उन तत्वों को बाद में, और जिनका परमाणु द्रव्यमान अधिक है उन तत्वों को पहले रखा गया इस आवर्त सारणी में। ये थी मेंडलिफ की आवर्त सारणी की कमियां। तो लिखना शुरू करो। सबसे फर्स्ट थी मेंडलिफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को न्याय संगत स्थान नहीं मिला। लिखो मेंडलिफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को न्याय संगत स्थान नहीं मिला। न्याय संगत स्थान नहीं मिला। सेकंड कमी क्या थी। सेकंड कमी थी कि इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला। इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला या स्थान नहीं दिया गया। तो समस्थानिकों को कहाँ रखें, ये भी इसकी कमी थी। समस्थानिकों के लिए प्रॉपर स्थान होना चाहिए। आगे थर्ड कमी थी कि जिनका कम परमाणु द्रव्यमान है उन तत्वों को बाद में, और जिनका अधिक परमाणु द्रव्यमान है उन तत्वों को पहले रखा गया। कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थी सारणी, तो जिनका कम परमाणु द्रव्यमान है उन तत्वों को बाद में, और अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रखा गया। तत्वों को बाद में तथा अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रखा गया। तत्वों को पहले रखा गया। ये भी कमी थी। अब वो कौन कौन से तत्व हैं जिनका परमाणु क्रमांक कम है और उनको पहले रखा गया है, और वो कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक अधिक है और उसको बाद में रखा गया है, जैसे कोबाल्ट और निकिल, दोनों आगे पीछे आते हैं। लेकिन कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.93 है और निकिल का परमाणु द्रव्यमान 58.71 है। तो कोबाल्ट को यहाँ पहले रखा गया, जिसका द्रव्यमान अधिक है उसको पहले, और जिसका द्रव्यमान कम है उसको बाद में रखा गया। ये थी मेंडलिफ की आवर्त सारणी की कमियां। आज के लिए इतना ही। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया।
अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले की आवर्त सारणी। मोजले ने आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में दी थी, जिनमें मेंडलीफ की और पीछे की जितने भी न्यूलैंड का अष्टक नियम है, इन सब की कमियों को दूर करते हुए मोजले ने एक नई आवर्त सारणी, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किया। वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी रेड बटन को प्रेस करो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।